हम्म। जय हिंद साथियों, मैं प्रबल स्वागत करता हूं आपके एसएससी एग्जाम्स बाय एग्जामपुर में। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन में जुड़ने के लिए। सभी लोग एक बार शानदार तरीके से सेशन को शेयर कर दीजिएगा और सारे के सारे बच्चे जो भी यहाँ पे देख रहे हैं सभी लोग एक नए तरीके से नई शुरुआत को देखिए। एक आपको लगता है ना कि काम चलते चलते रहता है ना, तो उसमें कुछ एक नए जोश की जरूरत होती है, उसमें कुछ नए तरीके की जरूरत है। अगर उस तरीके को फॉलो किया जाए ना, वो अगर आपको काम करने में इंटरेस्टिंग कब आएगा, जब उत्सुकता आएगा, तो वो क्यूरियोसिटी आज की क्लास में आपको देखने को मिलेगा। सभी बच्चे एक बार सेशन को शेयर करेंगे और शानदार तरीके से लाइक करके बताएंगे कौन कौन से बच्चे आज के सेशन के लिए भरपूर मात्रा में तैयार है। भाई, ये मैं क्वेश्चन आपको क्या लेके आया हूं, ये मैं इसके माध्यम से दिखाना चाहता हूं कि मान लो कि एसएससी एमटीएस का भी पेपर हो जाता, मान लो कि एसएससी एमटीएस का भी आपका पेपर हो जाता, अगर उसमें हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते तो आपके कितने क्वेश्चन सही होते, ये चीज मैं आपको दिखाने वाला हूं। कितने क्वेश्चन आपके सही होते, साथ ही साथ अगर मान लो कि कुछ क्वेश्चन आपके गलत भी हो रहे हैं तो वो गलत क्यों हो रहे हैं, उसको क्या करना चाहिए कि आपके पेपर में, आने वाले पेपर में, एमटीएस का पेपर हो, सीएचएसएल का पेपर हो, स्टेनो का हो, सीजीएल का हो, सीपीओ का हो, एक एक बात आपका उसमें सही किया जा सके। तो आज की क्लास का पर्पस यही है। हम लोग आज ये केवल देखने का प्रयास करेंगे कि अगर अभी के टाइम में आपका पेपर होता तो किस तरीके से आपका पेपर होता, कैसे पूछे जाते और कौन कौन से क्वेश्चन का आप सही आंसर दे सकते थे। तो एक बार जितने भी चीते, जितने भी हमारे शेर और शेरनिया इस सेशन को देख रही हैं, सभी लोग ऐलान करके बताइए, सभी लोग इस सेशन को शेयर करके बताइए। और ये आंकड़ा आज 2000 के नीचे नहीं रुकना चाहिए, सभी बच्चे शेयर करेंगे। आज देखिए, अगर हिस्ट्री में क्वेश्चन लेटेस्ट ट्रेंड के अकॉर्डिंग जो मैं क्वेश्चन आपको लेके आया हूं, ये क्वेश्चन आपको ये दिखाने की कोशिश करेगा कि अभी के समय में जो पेपर आपके हो रहे हैं, वो चाहे लेटेस्ट पैटर्न दिल्ली पुलिस का हो, चाहे एनटीपीसी का हो, सीएचएसएल का हो, स्टेनो का हो, चाहे आपके सीपीओ सीजीएल का हो, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग पुराना घिसा पीटा क्वेश्चन नहीं है, जो लेटेस्ट ट्रेंड के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन आपके पेपर में है। तो सभी लोग एक बार अपना समर्थन देख के तैयारी बता देंगे कि कौन कौन से साथी तैयार है। भाई, क्वेश्चन क्या पूछा है भाई, हड़प की नीति किसने लागू की थी, हड़प की नीति किसके द्वारा लागू करी गई थी। भाई, मास्टर क्लास होगा, परेशान मत होइए, सब क्लास होगा, कोई भी क्लास मिस मत करिएगा आप लोग। ये क्लास उसी क्लास का एक पार्ट है, सब चीजें वैसे ही होगी जो पहले चल रही थी, सभी लोग शेयर करेंगे। तो जब हम हड़प नीति की बात करते हैं, यानी सीधे तौर पे हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की बात करते हैं, तो इस प्रकार की नीति को शुरू करने वाला जो शख्स था उसका नाम क्या था, लॉर्ड डलहौजी। क्या नाम था उसका, लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति की व्यवस्था शुरू करी थी। इस हड़प नीति का आधार क्या होता था, तो लॉर्ड डलहौजी ने बोला कि भाई जो भी शासक जिसका अपना कोई संतान नहीं है, उनकी संपत्ति को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। उनकी संपत्ति किसकी हो जाएगी, तो ब्रिटिश साम्राज्य की हो जाएगी। इस तरीके से सबसे पहला जो आपका था, कौन सा वो राज्य था जिसको हड़प की नीति के अंतर्गत इसमें मिलाया गया था, उसका आंसर बता दीजिए कौन था। पहला वो राज्य कौन था जिसको हड़प की नीति के अंतर्गत डलहौजी ने अपने राज्य के अंदर मिलाया था, ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर मिलाया था। और इसी के अंदर आपके झांसी का भी नाम सुना होगा आपने, 1853 में झांसी को मिला लिया। आपने सतारा का नाम सुना होगा, उसके बाद आपने अवध का नाम सुना होगा। तो इस तरीके से अवध को कुशासन के आधार पे कि आप सही तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं संभाल रहे हो, सही तरीके से प्रशासन नहीं संभाल रहे हो, तो ये नीति किसकी थी, डलहौजी की थी। लॉर्ड डलहौजी को हड़प की नीति का जनक कहा जाता है। और कहीं ना कहीं इस नीति के अंतर्गत जो असंतोष आपका पैदा हुआ, वो असंतोष 1857 के विद्रोह में एक आपके कारण के रूप में देखा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इस तरीके से आपको समझने की जरूरत है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप लोग, जल्दी से फटाफट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे और आंसर बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए और आंसर बताइए क्या होगा। निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में, बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराया था, वो कौन सा शख्स था, जल्दी से बता दीजिए आप लोग।
ठीक है ना। तो ग्वालियर टैंक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की झंडा फहराने के लिए किसे जाना जाता है। अब यहां पे देखो दो नामों में कंफ्यूजन होगा आपको, एक भिखाजी रुस्तम कामा के नाम में कंफ्यूजन होगा, एक अरुणा असफ अली के नाम में कंफ्यूजन होगा। इन दोनों में आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की झंडा को ग्वालियर टैंक में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था उस समय ये झंडा फहराने वाली जो महिला थी वो कौन थी आपकी, अरुणा असफ अली थी। कौन थी, अरुणा असफ अली ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराया था। ये क्वेश्चन पूछा है। लेकिन अगर कोई बच्चा भिखाजी रुस्तम कामा बोलता है कि भैया इसको भारतीय क्रांति का जननी कहा जाता है, लेकिन इसने झंडा कहां पे फहराया था, तो जर्मनी के स्टुअर्टगार्ड में झंडा फहराया था। अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद कांग्रेस में जब इसने पार्टिसिपेट किया था तो उस समय भारत के जो 3 रंग के आपके झंडे होते हैं उसको भिखाजी रुस्तम कामा ने जर्मनी के स्टुअर्टगार्ड में फहराया था। इन दोनों में समझिएगा, दोनों ने झंडा फहराया था। अरुणा असफ अली ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराया था। जबकि भिखाजी रुस्तम कामा की बात करें तो इन्होंने भारत के 3 रंग के झंडे को जर्मनी में जाके स्टुअर्टगार्ड में फहराया था। तो इन दोनों में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अरुणा असफ अली ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराया, जबकि भिखाजी रुस्तम कामा ने भारत के झंडे को फहराया था। दोनों का जगह अलग था। अरुणा असफ अली बंबई में, भिखाजी रुस्तम कामा जर्मनी के स्टुअर्टगार्ड में। इस तरीके से आपको समझने की कोशिश करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप लोग क्या पूछा है, क्या क्वेश्चन पूछा है भाई। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा कि डैश के वास्तुकार ने नई दिल्ली के लोटस टेम्पल को डिजाइन किया था। वो कहां का वास्तुकार था जिसने नई दिल्ली के लोटस टेम्पल का डिजाइन किया था। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा मेरे शेर और शेरनियों। एक बार शेयर करके ऐलान कर दो कि आप लोग आज से साथ हो। सभी बच्चे एक बार शेयर करके बताएंगे, लाइक करके बताएंगे। जितने भी साथी सेशन को लाइव देख रहे हैं सभी लोग एक बार लाइक करो, सारे के सारे लोग, कोई भी एक भी बच्चा मिस नहीं होना चाहिए। शानदार तरीके से आप लोग इस सेशन को बताइए फटाफट। सभी लोग शेयर करके बताओ भाई फटाफट, सभी लोग शानदार तरीके से। और ये नीचे आपके एसएससी एमटीएस का टाइम टेबल चल रहा है, सभी बच्चे नोट कर लेंगे। मैथ 11:30 बजे सुबह में, उसके बाद हम बात कर रीजनिंग 12 बजे, उसके बाद अगर आगे बात करें तो आगे भी सब्जेक्ट आपको दिखेगा जीके 12:30 बजे सुबह में। उसके अलावा जब हम बात करें तो आपके एसएससी एमटीएस टाइम टेबल जल्दी ही आपके सामने उसको अनाउंस कर दिया जाएगा। इंग्लिश सुबह में 11 बजे, उसके बाद 12 बजे, फिर 12:30 बजे। इस तरीके से आपके चलते रहेंगे पेपर। सभी बच्चे एक बार शेयर करके बताएंगे। टाइम यही रहेगी रात को 10 बजे। सभी बच्चे याद रखिएगा आपकी हिस्ट्री का और इकोनॉमी का वो टाइम टेबल कहां भाई, टाइम टेबल रात को 10 बजे। अगर आप हिस्ट्री और इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं तो रात को 10 बजे एसएससी एग्जाम्स बाय एग्जामपुर पे अलार्म सेट कर लेना। कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, आना यहीं पे गरजेंगे, साथ में गरजेंगे। सभी बच्चे बताएंगे तो लोटस टेम्पल को डिजाइन कहां के आपके वास्तुकार ने किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा, ईरान के वास्तुकार ने किया था। कहां के वास्तुकार ने, ईरान के वास्तुकार ने कर दिया। ऐलान कर दीजिए, ऐलान कर दीजिए सारे पूरी दुनिया में सभी लोग। और जो भी इस बार एसएससी एमटीएस में सिलेक्शन चाहते हैं, आपकी सीएचएसएल में सिलेक्शन चाहते हैं, वो सारे के सारे साथी सेशन को शेयर करके लाइक करके बताएंगे। हैदराबाद शहर के संस्थापक का नाम बताइए आप लोग। हैदराबाद शहर के संस्थापक का नाम बताइए कि हैदराबाद की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा आप, हैदराबाद की स्थापना बताइए कि हैदराबाद की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी। सभी लोग बताएंगे जल्दी से फटाफट बिना लेट किए। अगर आप लेट करते हैं इसका मतलब है कि कोई ना कोई समस्या है भाई। लेट नहीं करना है, जल्दी से आंसर बताना है आपको कि आंसर क्या हो जाएगा। तो जब हम हैदराबाद के शहर की स्थापना की बात करते हैं तो उसकी स्थापना किसके द्वारा, निजाम उल मुल्क के द्वारा करी गई थी। किसके द्वारा, निजाम उल मुल्क के द्वारा करी गई थी। तो हैदराबाद की स्थापना चिनकिलिच खान भी उसको बोला जाता है, निजाम उल मुल्क के द्वारा करी गई थी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, फटाफट क्वेश्चन को देखिए और आंसर बता दीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या पूछा है भाई। क्वेश्चन नंबर 5 कितना प्यारा क्वेश्चन है, देखिए और आप लोग बताइए। गुप्त काल का प्रसिद्ध
जो दशावतार मंदिर है, जिसे उत्तर भारत के प्राचीनतम पंचायतन मंदिरों में से एक माना जाता है, वो कहां पे अवस्थित है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो कहां पे अवस्थित है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताइएगा। एक बार जितने भी साथी इस सेशन को देख रहे हैं, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप 550 की संख्या में देख रहे हैं तो सभी बच्चे एक बार इस सेशन को शेयर करेंगे, लाइक करके बताएंगे कि कौन कौन से साथी तैयार है भाई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, फिर से स्टार्टिंग से मैं बताऊंगा कैसे करेंगे, क्या करेंगे, जो भी करेंगे आप लोग विश्वास रखना, बेहतर करेंगे। तो दशावतार मंदिर, जो कि आपके गुप्त काल का प्रसिद्ध आपका मंदिर है, जो उत्तर भारत के कौन से आपकी शैली में बना हुआ है? पंचायतन शैली में बना हुआ है। वर्तमान में आपके कहां पे अवस्थित है भाई? देवघर में अवस्थित है। कहां पे? देवघर में। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा? डी होगा। इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप लोग क्या पूछा है। भटियाली निम्नलिखित में से कौन से राज्य का लोक संगीत है? भटियाली निम्नलिखित में से कौन से राज्य का लोक संगीत है? अगर आप इसके बारे में जानते होंगे तभी आप लोग बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। एक बार जितने भी शेरो सेनिया इस क्लास को लाइव देख रहे हैं भाई, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि बिना सोचे समझे जल्दी से आप लोग इस सेशन को क्या करेंगे? लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। क्योंकि हमें अभी पता है कि अगर सारे के सारे बच्चे अभी तक इस सेशन को लाइक कर दिए होते तो कम से कम ये अभी तक 1000 के पार हो गया होता लाइक। तो सभी बच्चे शेयर सेशन को लाइक कर दीजिए आप लोग। टॉपिक वाइज भी कराएंगे मंडे से, परेशान मत होइए, टॉपिक वाइज भी कराएंगे। पहले ये सारे क्वेश्चंस को बना के इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि क्या क्या आपके लिए जरूरी है। तो भटियाली की जब हम बात करते हैं तो भटियाली कौन से राज्य का लोक संगीत है? तो पश्चिम बंगाल का, वेस्ट बंगाल का। तो अभी का जो वर्तमान में जो आपके पेपर हो रहे हैं उन पेपर में इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसमें आपके लोक संगीत से कभी कभी लोक कला से ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछ दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या बोला है भाई? 1576 में। ये कोई भी गलत नहीं बताएगा। अगर कोई गलत बता दिया तो समझ जाओ कि उसके ऊपर पेनाल्टी लगेगा भाई। क्वेश्चन बोला कि 1576 में मेवाड़ के किस राजपूत शासक ने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था और फिर अपने घोड़े चेतक पर मैदान छोड़कर भाग गए थे? उस शासक का नाम बताइए आप लोग जल्दी से। 600 की संख्या में बालक है भाई। सभी बच्चे एक बार इस सेशन को शेयर करेंगे, कोई भी रुकेगा नहीं। ज्यादा से ज्यादा जितना भर भर के प्यार दे सकते हैं उतना देने की कोशिश कीजिए। 1576 में मेवाड़ के कौन से राजपूत शासक ने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा और फिर अपने घोड़े चेतक पर मैदान छोड़कर भाग गया था? उस शासक का नाम क्या था? बता सकते हो? वेरी गुड। अब यहां पे राणा अमर सिंह, गलत बात है बाबू। महाराजा उजैद सिंह, गलत बात है भाई। आपके राजा मान सिंह, गलत बात है। देखिए, जब 1576 की लड़ाई की बात करते हैं तो हल्दी घाटी के नाम से उसको जाना जाता है। दो पक्षों के बीच में संघर्ष हुआ। एक पक्ष का नेतृत्व कौन कर रहा था? अकबर। अकबर के नेतृत्व में वहां पे 2 लोग थे। अकबर डायरेक्टली इस युद्ध में नहीं था, बल्कि अकबर की तरफ से 2 लोग, एक मान सिंह, उसके सबसे विश्वसनीय सेनापति, और दूसरे आपके कौन थे? आसफ खान। ये दोनों के दोनों लोगों ने अकबर की तरफ से मोर्चा संभाल रखा था, जबकि कुछ अफगान आपके सैनिकों के साथ यहां पे और अपने सैनिकों के साथ महाराणा प्रताप यहां पे मुकाबला कर रहे थे। और आखिरकार इस 1576 का जो आपका युद्ध था वो अपने घोड़े चेतक पर मैदान होके वहां से निकले, अपने बहुत ही करीबी की सहायता से। उस शख्स का नाम क्या था? महाराणा प्रताप, जिसको मैं अपनी भाषा में क्या बोलता हूं? स्वाभिमान की परिभाषा भारत में अगर कोई है तो वो है आपके वीर अमर शहीद, भारत माता के वीर सपूत, हम लोगों के आदर्श महाराणा प्रताप, जिन्होंने घास की रोटी खाना स्वीकार किया लेकिन मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करी। ऐसे थे हमारे महाराणा प्रताप। और बताया जाता है कि उन्होंने कड़ा संघर्ष दिया था हल्दी घाटी के युद्ध में। तो 7वें का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। महाराणा प्रताप उनका क्या था? नाम था। इसको भी आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप लोग क्या पूछा है। मुगल बादशाह, कितना प्यारा क्वेश्चन है भाई। मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी किसकी याद में ताजमहल बनवाया था? किसकी याद में ताजमहल बनवाया था? कौन सी उसकी पत्नी थी? इसका आंसर बता दीजिए आप लोग। तो एक बार जितने भी, देखो दुख की बात यह है कि यहां पे 610 620 बच्चे देख रहे हैं, लेकिन हम भी उसी महाराणा प्रताप के वंशज हैं।
हम भी उस वीर भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद के वंशज है। अगर हमारे अंदर वो करंट नहीं पैदा होता है, युवा को देख के युवा के दिल में अगर वो जोश उत्पन्न ना हो, तो समझ जाओ कि आपकी जवानी बेकार है। ये क्लास आप लोगों को ऐसा होना चाहिए कि हमें देख के आपको ऐसा लगना चाहिए कि मेरा भाई दहाड़ रहा है। ये सेशन 610 620 का नहीं है, ये मामला यहाँ पे 2000 के पार जाएगा, लेकिन आप लोगों का वैसा सपोर्ट नहीं मिल रहा है, जो दुख की बात है। सभी बच्चे इस सेशन को लाइक करके और शेयर करके बताएंगे कि कौन कौन से साथी आप चाहते हो कि ऐसे ही आपका भाई दहाड़ते रहे। अगर मैं शेर हूं तो आप बब्बर शेर हो, इस बात को याद रखिए। सभी बच्चे शेयर करिए इस सेशन को। तो शाहजहां ने अपनी पत्नी, जिसको मुमताज महल के नाम से जाना जाता था, मुमताज महल की याद में आगरा में यमुना नदी के किनारे उसने क्या बनवाया था? ताजमहल बनवाया था, जो वर्गाकार है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों सेम है, और इसके ऊपर जो चीजें लिखी गई हैं वो कुरान की आयतें हैं, किसी का नाम नहीं लिखा गया है, किसी प्रकार के किसी कारीगर का नाम यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है। और उसी आगरा के ताजमहल के परिसर में मुगल गार्डन है, जिसको राष्ट्रपति में भी देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। तो जो मुमताज महल थी, अर्जुमंद बानो बेगम के नाम से इसे जाना जाता था, इसी की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था, जो दुनिया के आश्चर्यजनक चीजों में स्थित है, उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित है। प्रेम की निशानी, मोहब्बत की निशानी। आप भी जब एसएससी एमटीएस में सेलेक्ट हो जाओगे, आपको भी वो चीज मिलेगा। इस तरीके से आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ये समझिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप लोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। कितना आसान क्वेश्चन है भाई। अगर इस तरीके क्वेश्चन और इसी तरीके क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा रहा है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये जो किताब है, इस किताब को किसने लिखा था? इस किताब को किसने लिखा था? जल्दी से आंसर बताइए। अभी देखो यहां पे आप लोगों की संख्या 670 के आसपास थी। ये संख्या अगर 2000 में आज तब्दील नहीं हो गई तो याद रखिएगा कि हमेशा ये समाज आपका और हमारा दोनों का मजाक उड़ाएगा कि एक युवा का साथ एक युवा नहीं दे रहा है, जो कि बहुत ही गलत बात है। सभी बच्चे एक बार इस सेशन को शेयर कीजिए। ये क्लास आपका है, इस क्लास को एकदम ऐसा बनाइए कि भाई कोई देखे। पूरी दुनिया सो रही हो रात को, लेकिन जग कौन रहा है? हम और आप जग रहे हैं। तो सभी बच्चे इस सेशन को सपोर्ट करके बताइए आप लोग। तो आंसर बताइएगा और लाइक करिए फटाफट। तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ की जब हम बात करते हैं, इस किताब को किसने लिखा था? तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो किताब है, उसको लिखने वाले कौन थे? मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी ने, यहां पे 700 की संख्या आपकी नहीं है, इस बात को मैं जानता हूं। 700 की संख्या का मतलब है कि आपके बाएं हाथ का खेल। आपकी संख्या लाखों में है, लेकिन हमें हजारों में चाहिए। आप अपना सपोर्ट करके दिखाइए और बताइए कि आपका भाई ऐसे ही गरजता रहे कि शांत हो जाए। अगर आप बोलोगे तो नहीं गरजूंगा। आप लोगों का प्यार इस सीने में धड़कता है, आप लोगों का प्यार इस सीने में आग की तरह जुबान से निकलता है। जब तक दोगे तब तक आपका भाई गरजेगा। सभी बच्चे सेशन को शेयर करें। 700 आपकी संख्या नहीं है, इस आंकड़े को 2000 के पार लेके जाना है। अगर आज नहीं तो कभी भी नहीं हो पाएगा। आज हमारे पास मौका है, उस मौके को प्रूव करके दिखाइए आप लोग। तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के जो राइटर थे, उनका नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप लोग, कितना प्यारा क्वेश्चन पूछा गया है। सबको पता होना चाहिए, किसी का भी गलत हो गया तो समझ जाओ कि मेरी गलती है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? बता दीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? चलो भाई, आपको महीना पता नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको वो दिन पता नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अरे साल तो पता है ना मेरे चीते, साल तो पता है ना, तो साल बता दो। साल अगर पता है तो समय बता दोगे। तो कौन सा भाई? तो जब हम इसकी बात करते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरू की बात करते हैं, तो याद है जब क्रिप्स मिशन आया था, आपको पता होगा क्रिप्स मिशन आया था, तो उस क्रिप्स प्रस्ताव के बाद, क्रिप्स प्रस्ताव को सीधे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इनकार कर दिया। बोला कि अब हम डोमिनियन स्टेटस से नहीं मानेंगे, हमको चाहिए पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, हमको पूर्ण आजादी चाहिए, आधा अधूरा स्वतंत्रता से हम नहीं मानेंगे, चाहे कुछ भी कर लो। तब क्या हो गया? अब भारतीयों ने मन बना लिया था, आर्य पार की जंग की तैयारी हो गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो गया 1942 में। अगस्त में ग्वालियर टैग बंबई से इस बात की घोषणा कर दी गई कि 9 अगस्त को सुबह होते होते पूरे भारत में अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूकेगा, और गांधी जी ने नारा दे दिया, करो या मरो।
अंतिम संघर्ष है आपका। या तो आप इसको पार कर जाओ या तो आप ऐसे ही मिट जाओ। आपका कोई भी भविष्य नहीं है, कोई भी आपको पूछने वाला नहीं है। महात्मा गांधी को यह भी अंदेशा था, महात्मा गांधी को यह भी डर था कि जब हम इस आंदोलन को शुरू करेंगे किसी न किसी तरीके से अंग्रेजों के द्वारा इस आंदोलन को सप्रेस करने की कोशिश करी जाएगी, इसको कमजोर करने की कोशिश करी जाएगी। लेकिन महात्मा गांधी ने ऐलान कर दिया था कि आंदोलन मेरे गिरफ्तार होने के बाद भी, आपके नेताओं के गिरफ्तार होने के बाद भी आंदोलन चलते रहना चाहिए और यह आंदोलन भारत की आम जनता चलाएगी। यह आंदोलन भारत की आम जनता के द्वारा नेतृत्व किया जाएगा। इस आंदोलन को लीड कौन करेगी? भारत की आम जनता। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जब सारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, तब यहां पे भारत की आम जनता ने इस आंदोलन में पार्टिसिपेट किया और अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और ईंट से ईंट बजा दी अंग्रेजों की। बाद में अंग्रेज इस बात को समझ गए कि अब हमें झुकना पड़ेगा, बातचीत करना पड़ेगा और उसी का प्रतिफल था कि धीरे धीरे अंग्रेज अब धीरे धीरे भारत में किस प्रकार की ओर चलने लगे? तो बातचीत के रास्ते की ओर चलने लगे। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? अगस्त 1942 की बात आप लोग समझिए। क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद यहां पे शुरू कर दिया गया भारत छोड़ो आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या होगा, आंसर बताइए आप लोग। सभी लोग बताएंगे, कोई भी साथी बचेगा नहीं, कोई भी साथी छूटेगा नहीं। यह मेला है, इस मेले में सारे लोग आनंद उठाइए, इस मेले में सारे लोग भरपूर सहायता कीजिए। और यहां पे जो आपकी 800 की संख्या थी, जो 800 की संख्या थी, कम हो रहा है, इसका मतलब है कि आपका उत्साह कम हो रहा है। अगर जब आपका उत्साह कम हो जाए ना, तो आप अपने माता और पिता की आंखों में सपना देख लेना, वो सपने को देख लेना जिस सपने को आपके रूप में उन्होंने देखा था कि एक दिन मेरा बेटा जन्म लेगा और इस समाज में मेरे मान सम्मान को बढ़ाएगा, मेरे नाम को फैलाएगा। ये समाज में जब हम चलेंगे तो लोग बोलेंगे भाई उसका बाप जा रहा है। ये मौका आपके पास आया, बहुत लंबे समय के बाद आया है। अगर आप चाहते हो तो सभी बच्चे एक बार सेशन को लाइक और शेयर करके बताएंगे कि कौन कौन से साथी आज के सेशन के लिए तैयार है पूरे तन मन धन से। और मैंने बोला कि आज का सेशन अगर 2000 से कम अगर पहुंचा ना शेयर, तो समझ जाओ कि हमारी और आपकी दोनों की इसमें बेइज्जती की बात है, डिसरेस्पेक्ट की। तो आप क्या चाहते हो? कोई भी मजाक उड़ाएगा कि इतने युवा साथी मिलके एक युवा टीचर का मनोबल ना बढ़ा पाए, 2000 यहाँ पे लाइव बच्चे न ला पाए, ये हमेशा आपको समाज कोसेगा, यूट्यूब भी गवाह रहेगा इस बात को कि ऐसा आपने नहीं किया था। तो सभी बच्चे एक बार इस सेशन को लाइक और शेयर करके बताइएगा। 1929 में आपके वीर सरदार भगत सिंह, इनकलाब जिंदाबाद, सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में भगत सिंह के साथ किसने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? किसने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? तो आपको बताया ना कि जब आपकी पब्लिक सेफ्टी बिल के ऊपर बहस चल रही थी उस सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, और उस बहस के समय में ही भगत सिंह और उनके दोस्त का नाम क्या था भाई? बटुकेश्वर दत्त। इन दोनों लोगों के द्वारा क्या कर दिया गया? बम फेंका गया और बोला गया कि सुन लो, ये बम हमने आपको मारने के लिए नहीं फेंका था, ये बम हम किसी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से इस बम को हमने नहीं फेंका था, बल्कि इस बम को फेंकने का केवल और केवल एक ही उद्देश्य था कि जो आपकी कानों के ऊपर आप पर्दा डाल के सो गए हो, उस कान के पर्दे को फाड़ना हमारा उद्देश्य था। उस कान के ऊपर से लगे पर्दे को हटाना हमारा उद्देश्य था, कि ताकि आपको पता चले कि हमारे साथ समस्या चल रही है और इस समस्या को दूर कौन करोगे? तुम करोगे। इस बात को भी समझिए आप। इसलिए हमने बम फेंका है, और चाहते तो आपके शरीर के ऊपर बम फेंक सकते थे, लेकिन हमने खाली जगहों पे बम फेंका है। और ये अपने वीर ऐसे क्रांतिकारी थे कि वहीं पे खड़े होके इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते रहे और गिरफ्तारी दी और बोला कि समझ लो, पूरे के पूरे अंग्रेजों को मैसेज पहुंचा दो कि भारत का एक एक युवा, भारत का एक एक क्रांतिकारी आपकी ईंट से ईंट बजाएगा, पीछे नहीं हटेगा। हम गिरफ्तारी देने का उद्देश्य हमारा यही है कि हम डरपोक नहीं है, डर के पीछे भागने वाले नहीं है, प्राण दे देंगे, हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लेंगे, लेकिन तुम्हारे आगे कभी झुकेंगे नहीं। ये थे अपने वीर भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, आपके उसके बाद अशफाक उल्लाह खान, ये सारे के सारे लोग, मंगल पांडे, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, अनगिनत ऐसे नाम है। सभी बच्चे इस सेशन को शेयर करेंगे शानदार तरीके से। तो समझ में आ गया? तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो जाएगा? तो उनके दोस्त जो थे, उनके दोस्त का नाम क्या था? आपके बटुकेश्वर दत्त था। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, आप लोग क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप लोग बता सकते हैं, और सबको ये चीज पता है
सबको यह चीज पता है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, किसी भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता, सोशल एक्टिविस्ट और राजनीतिज्ञ ने, पॉलिटिशियंस ने ब्राह्मणवाद के विरुद्ध स्वाभिमान आंदोलन, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, स्वाभिमान आंदोलन, एकदम पीस ऑफ लाइफ, हरियाणा पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, बंगाल पुलिस, उत्तराखंड पुलिस, जितने भी भारत में राज्य होते हैं और जितने भी पुलिस की परीक्षा होती है, बिना सोचे समझे रात को 10 बजे एसएससी एग्जाम्स में एग्जामपुर पे आ जाना। हिस्ट्री और इकोनॉमी भाई आपका पढ़ाता है, एक भी समस्या आपकी नहीं रहेगी। सभी बच्चे एक बार इस सेशन को शेयर और लाइक करके बताएंगे आप लोग शानदार तरीके से। तो स्वाभिमान आंदोलन या उसी को द्रविड़ आंदोलन के नाम से जाना जाता है। उस शख्स का नाम क्या था जिसने इस प्रकार के आंदोलन को लीड किया था? तो उस शख्स का नाम क्या था भाई? इरोड वेंकटप्पा रामास्वामी। आपका इसी को ईवी रामास्वामी नायकर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? ईवी रामास्वामी नायकर के नाम से जाना जाता है। और इसी को उपनाम पेरियार भी दिया जाता है। तो ये इन्होंने ही आंदोलन चलाया था, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट। क्या चलाया था भाई? सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट आपका चलाया था। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इरोड वेंकटप्पा रामास्वामी नायकर, जिसको आप ईवी रामास्वामी नायकर के बारे में पढ़ते हैं, वही जिनको पेरियार के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा मेरे शेरों शेरनियों? आंसर बता दीजिए ए। आप लोगों से सेशन 2000 पार नहीं हो सकता है, बता दीजिए आप लोग। यहां पे क्यों 800 से नीचे आप लोग हमेशा चले जा रहे हो? आपकी संख्या 800 से नीचे क्यों जा रही है आप लोग एक बार बताइए। यहां पे सबसे पहले जितने भी बच्चे लाइव देख रहे हैं लेकिन अभी तक उन्होंने इस सेशन को लाइक नहीं किया है, शानदार तरीके से सबसे पहले लाइक करके बताओ कि कौन कौन से बच्चों को लगता है कि आपका भाई सही तरीके से आपके सेशन में मेहनत कर रहा है। सभी बच्चे शेयर करके और लाइक करके बताइएगा आप लोग शानदार तरीके से। अगर आज के सेशन में हमने इतिहास नहीं बनाया तो फिर ये मौका कभी भी नहीं आ सकता है। और 800 की संख्या आपकी कम हो गई, इसका मतलब है कि आपके अंदर का उत्साह कम हो रहा है। अपने अंदर की शेर की छवि जगाओ, अपनी अंदर की शेरनियों की तरह हुंकार भरिए। अगर आपका भाई यहां पे गरज रहा है तो आप भी अपनी लाइक और शेयर को उसी मात्रा में बरसाइए, तब जाके जोरदार टक्कर होगा और लगेगा कि हमारे भाई बहन हमारे साथ आज की रात में भी अगर कोई हुंकार भर रहा है तो एसएससी एग्जाम्स में एग्जामपुर पे हुंकार भरा जा रहा है। आप लोग इस चीज को प्रूफ करके बताइए आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 13 देखिए आप लोग क्या पूछा है। दिसंबर 1929 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता, दिसंबर 1929 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा करी गई थी जिसमें पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित किया गया था? आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएंगे, सभी लोग बताइए शानदार तरीके से। दिसंबर 1929 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता, जब तक आप इस सेशन में यहां पे 2000 पार नहीं कराओगे तब तक समझ जाओ कि आपने अपने भाई का गुरु दक्षिणा नहीं दिया। आपने अपने भाई के मनोबल को बढ़ाने के लिए आपने अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं करी। अगर आप कोशिश करते तो आपको पता है ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये चीज पता है ना आप लोगों को। तो सभी बच्चे सेशन को शेयर और लाइक करेंगे फटाफट। तो दिसंबर 1929 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? तो शख्स का नाम क्या था? आपका जवाहरलाल नेहरू। और सीधे तौर पे यहां पे बात बोला गया कि भाई हमने आपको 1 साल का अल्टीमेटम दिया कि तुम नेहरू रिपोर्ट की एक एक बात को मान जाओ, लेकिन आपने उस बात को मानने से इनकार कर दिया। अब हम एक बहुत बड़े मास मूवमेंट की शुरुआत करने जा रहे हैं और उस आंदोलन को शुरुआत करने का जिम्मा, रिस्पॉन्सिबिलिटी हम किसको दे रहे हैं? महात्मा गांधी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को दे रहे हैं। अब तुम्हारी नानी याद आएगी। और शुरू हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन। और उसी समय में आप हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमेशा हम लोग अपना गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं? तो 26 जनवरी 1930 को पहला पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया। रावी नदी के किनारे लाहौर में 3 रंग के झंडे को फहराया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और उस दिन ही पूरे भारत में ऐलान कर दिया गया कि भाई अब कुछ भी हो जाए, एवरी ईयर, प्रत्येक साल 26 जनवरी को हम अपने पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाएंगे। ये बात आपको समझने की जरूरत है। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। जवाहरलाल नेहरू ने उस उद्देश्य को पारित किया था। ये देखिए आप लोगों को कितना आसान क्वेश्चन है रे भाई। किस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को पराजित कर दिया था? कौन सा युद्ध था? ये कोई क्वेश्चन हो सकता है आप? चलिए, जितने भी साथी सेशन को देख रहे हैं, जितने भी डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की किताब का नाम है,
डिस्कवरी ऑफ इंडिया। सभी बच्चे आप लोग अपना उत्साह कम मत कीजिए। अगर अभी तक आपने एसएससी एग्जाम्स बाय एग्जामपुर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी बच्चे एक बार एसएससी एग्जाम्स बाय एग्जामपुर को सभी लोग फटाफट सब्सक्राइब करें, ताकि कल से रात को डेली 10 बजे और सुबह में आपके जो टाइमिंग आपको दिखाया जा रहा है पट्टी पे, उस सारे टाइमिंग पे आप क्लास लीजिए। अगर आप हिस्ट्री और इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं तो रात को अलार्म लगा लीजिए 10 बजे इसी चैनल पे। खूब बढ़िया से पानी का बोतल ले लेना, गर्म पानी लेके बैठना, जितना ज्यादा मैं चिल्लाऊंगा उतना ज्यादा पानी तुम पीना, ताकि तुम्हारे दिल को ठंडक पहुंचे कि हमारे लिए इतनी रात को अकेले मेहनत करने वाला, शेर की तरह गरजने वाला कोई टीचर है, और हमारी नींद को भगाने वाला कोई टीचर है, और दिमाग में एक एक बात छपाने वाला टीचर है, तो उसका नाम याद रखिएगा आप लोग हमेशा। आप 800 तक जा रहे हो, 800 से नीचे गिर जा रहे हो, ये कौन सी बात है बताओ? ये कौन सी बात है? ये आप लोग कहीं ना कहीं प्यार देने में कमी कर रहे हो। मैं सीधे बोलता हूं कि हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते हैं, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, इस बात को याद रखिएगा आप लोग। तो आप कितना क्या करते हैं वो दिखाइए। 800 के बाद जैसे नहीं होता है कि एक रेस में आपका जो धावक होता है दौड़ता है और मुंह के बल गिर जाता है, वो ऐसा धावक नहीं चाहिए। धावक ऐसा चाहिए कि जिसके रनिंग को देख के, जिसके दौड़ को देख के वहां पे उपस्थित सारे के सारे धावक गिर जाए कि भाई ये कौन चल दिया भाई, हवा की वेग से तूफान की तरह चलते जा रहा है, हवा को चिरते हुए सारे उम्मीदों को तोड़ते फोड़ते अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जा रहा है। वो है प्रबल सर का स्टूडेंट भाई, वो है प्रबल का भाई। अगर मैं आप लोगों को शेर मानता हूं तो क्यों मानता हूं, शेर नहीं मानता हूं क्यों मानता हूं, इस बात को याद रखिएगा आप लोग। तो किस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को पराजित किया था? तो जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में, उसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठा पेशवा को पराजित कर दिया था। खानवा के युद्ध की बात करें भाई, खानवा के युद्ध की बात करें 1527 में, यह पानीपत के युद्ध की नकल थी, जिसमें आपके बाबर ने राणा सांगा को पराजित कर दिया। फिर से राणा सांगा उठा और राणा सांगा ने इस खानवा के युद्ध में दाएं हाथ को पूरा का पूरा बाबर के दाएं हाथ को काट दिया था। राणा सांगा कमजोर शासक नहीं थे, फिर से वो उठ खड़े हुए कि हम लड़ेंगे, लेकिन उनके दरबारी इस बात को जानते थे कि इस युद्ध से हमारा नुकसान होगा, कोई फायदा किसी को होगा तो बाबर को होगा। उनके दरबारियों ने उनको जहर दे दिया, उनके कुलों ने उनको जहर दे दिया और इस प्रकार से बाबर को मारा। तराइन के पहले युद्ध की बात करें तो 1191 अपने वीर पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था 1191 में। बक्सर के युद्ध की बात करें तो 1764 में युद्ध हुआ था भाई। एक तरफ आपके बंगाल के नवाब मीर कासिम ने अपने दोस्त सुजाउद्दौला अवध के नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को बुलाया, बोला कि बेटे आ जाओ, ये महत्वपूर्ण मौका है, महत्वपूर्ण मौका है। तीनों लोगों ने गुट बनाया, लेकिन यहां पे अकेले उनको वहां पे अंग्रेजों ने हरा दिया। और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में, पानीपत के पहले युद्ध 1526 में, दूसरा युद्ध 1556 में हेमू और आपके किसके बीच में? बैरम खान के बीच में। हेमू कौन था? तो आदिल शाह सूर का सेनापति था। आप लोगों से आंकड़ा 2000 पार नहीं हो सकता है क्या? यानी दुनिया हमारे और आपके ऊपर हंसे, आप खुश हो? 800 से ऊपर आप लोग क्यों नहीं पहुंच रहे हो? आप लोग ये बताइए, कहां पे समस्या आ रही है? कहां पे समस्या आ रही है? सभी बच्चे यहां पे जितने भी साथी देख रहे हैं, सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि सभी लोगों ने इस सेशन को अभी तक लाइक नहीं करा। 800 आपकी संख्या नहीं है, आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हो? आपकी संख्या कम से कम 2000 के पार लाइव दिखनी चाहिए, ताकि दुनिया में हलचल उत्पन्न हो जाए, आग लगे सबके अंदर कि भाई कोई ना कोई अब इस एग्जाम की तैयारी कर रहा है। कमर कस लो, अपनी मम्मी और पापा को भी बोल देना कि मम्मी अच्छी साड़ी तुम्हारे लिए खरीदेंगे, निश्चिंत रहो, इस बार एमटीएस में सेलेक्ट लेके, इस बार सीएचएसएल में सिलेक्शन लेके, सीपीओ में सिलेक्शन लेके, इस बार सिलेक्शन लेके हम आपके लिए साड़ी खरीदेंगे, बता देना उनको। तो पानीपत का कौन सा था भाई? 3rd वार था। क्वेश्चन 15 देखते हैं हम लोग, 15वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 15 देखते हैं, 15वां क्वेश्चन क्या बोलता है? वो कौन सा चोल शासक था जो गंगा विजेता के नाम से जाना जाता है, जिसने गंगई कोंड चोलपुरम की उपाधि धारण करी थी? आपकी गंगा को पार करके बंगाल के शासक को पराजित कर दिया था, महिपाल को। उस शासक का नाम बताइए। वो चोल सम्राट कौन था? मैथ्स 11:30 बजे सुबह में, उसके बाद आपकी रीजनिंग 12 बजे, आपके अपने सबसे सुपरस्टार
एसएससी के शान आन बान शान, जिन्होंने आपके साथ दिल से मेहनत किया है और हम लोगों से भी मेहनत करवाया है। आपके विनय सर रीजनिंग की क्लास लेंगे, संजीव सर इंग्लिश की क्लास लेंगे, मैथ्स की क्लास आपके विकास सिंह सर, आपकी जीके की भी क्लास होगी, और रात को 10 बजे हिस्ट्री और इकोनॉमी के लिए कुछ भी मत करना, घड़ी में अलार्म लगा के गर्म पानी को रख लेना कि भाई आपका जितना भी चिल्लाए, आपके दिल के अंदर जितना दुख और दर्द हो, हमारी इस आवाज को देख के उतना गर्म पानी पी के अपनी कॉपी पे नोट्स बनाना और एक एक बातों को रिवीजन करते रहना। कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, इतना भरोसा मैं आपको दे सकता हूं। वो कौन सा चोल शासक था? उस चोल शासक का नाम क्या था? तो उस शासक का नाम क्या था भाई? राजेंद्र चोल प्रथम। ये ऐसा शासक था कि इसके पिता ने अपने जीवन काल में ही अपने पुत्र के ऊपर, पुत्र की क्षमता के ऊपर भरोसा करके इसको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। बोले कि बेटा तुम अभी से ही राजा बन जाओ। उसने, इसके पिता ने आधा अधूरा श्रीलंका को जीता था, इसने पूरे श्रीलंका को पराजित कर दिया। बंगाल में जाके बंगाल के शासक महिपाल को पराजित करके गंगई कोंडचोलपुरम की उपाधि धारण करी। वहां पे एक राजधानी बनाया गंगई कोंडचोलपुर, और वहां पे एक तालाब बनाया, विशाल तालाब, जिसके नाम से चोल गंगम के नाम से जाना जाता है। ये शख्स कौन था? राजेंद्र चोल प्रथम। इस बात को याद रखिएगा। जितने भी साथी सेशन को लाइव देख रहे हैं भाई, सबका कर्तव्य बनता है कि अब हम अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। मात्र हमारे पास 10 मिनट का टाइम बचा हुआ है। क्या आप इस 10 मिनट में आप लोग इस सेशन को 2000 लाइव के पार नहीं पहुंचा सकते हो? अगर नहीं पहुंचा सकते हो तो बता दीजिए, हम भी बोलेंगे कि यार हम जिसको शेर बोलते थे उनके अंदर उतनी क्षमता नहीं है। 800 के नीचे जब जब आपकी संख्या गिरे, आप अपनी छाती में झांक लेना और देख लेना कि आपका भाई आपके लिए कितना मेहनत किया और उसके लिए आपने क्या किया। सभी बच्चे एक बार इस सेशन को शेयर करेंगे, और जब मामला 800 के पार हो गया है तो आर या पार की स्थिति आज होनी चाहिए। कोई भी बीच में छोड़ेगा नहीं। जो भी साथी इस सेशन को लाइव देख रहे हैं, सभी लोग शेयर करके बताइएगा फटाफट, शानदार तरीके से। सभी लोग करेंगे भाई, कोई भी रुकेगा नहीं, कोई भी थमेगा नहीं। ये जो कारवा आपका चला है, उस कारवा को ऐसे ही चलाना है। सभी बच्चे सेशन को शेयर करके जल्दी से बताइएगा आप लोग कि कौन कौन से आज इस सेशन में साथ है भाई। सभी लोग शेयर कीजिए शानदार तरीके से। कोई भी साथी बचना नहीं चाहिए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर यहाँ पे 810 की संख्या थी, आपकी संख्या नहीं है भाई, ये तो कमजोर लोगों की संख्या होती है। आपकी संख्या 2000 से पार की होनी चाहिए। लाइक करो, 10 मिनट में इस सेशन को आपको 2000 के पार पहुंचाना है। भारत में पहली बार संविधान सभा के कब चुनाव हुए थे? आंसर पता है ना आपको? आंसर कौन सा पता है आपको? तो सभी साथियों का आंसर पता है कि संविधान सभा का चुनाव 1946 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 आपका क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 1829 में भारत के किस गवर्नर जनरल के सती प्रथा को अपराध घोषित करते हुए इसे समाप्त कर दिया था? उस गवर्नर जनरल का नाम बता दीजिए आप लोग। उस गवर्नर जनरल का नाम बता दीजिए फटाफट। इंग्लिश संजीव सर के द्वारा 11 बजे सुबह में, उसके बाद मैथ 11:30 बजे, उसके बाद 12 बजे आपकी रीजनिंग विनय सर के द्वारा शानदार तरीके से, उसके बाद जीके की क्लास भी आपकी। सभी लोग उस क्लास को लीजिए और भरपूर मात्रा में आनंद उठाइए। आप लोग सभी लोग एक बार बता दीजिए, 1829 में भारत के किस गवर्नर जनरल के सती प्रथा को अपराध घोषित करते हुए इसे समाप्त कर दिया? उस शख्स का नाम क्या था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। नाम क्या था भाई? लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 18वां क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब हम बात करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब हम बात करें तो उससे संदर्भित क्वेश्चन पूछा है कि लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कौन से तिथि को पारित किया गया? अब बोलो भाई, ये क्वेश्चन कौन से तिथि को प्रस्तावित किया गया था, ये आपको बताने की जरूरत है। जल्दी से बताइए आप लोग, कौन से तिथि को किया गया था भाई? तो तिथि की जब हम बात करें तो तिथि कौन सा था आपका? 19 दिसंबर 1929 को था। कौन सा था? 19 दिसंबर 1929 को था। हम किसी को भी इग्नोर नहीं कर रहे हैं। सभी बच्चे एक बार इस सेशन को शेयर करेंगे शानदार तरीके से। और देखो भाई, आप लोग 900 तक 1 मिनट में पहुंचा सकते हो। उसके लिए एक ही उपाय करना है। वो उपाय क्या है कि सभी लोग एक एक बार, अगर अपने भाई से प्रेम करते हैं ना, प्यार है थोड़ा सा भी, तो सभी लोग लाइक करो। आप लोग एसएससी एग्जाम्स बाय एग्जामपुर को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सभी लोग सब्सक्राइब कीजिए। और हमें पता है कि कम से कम यहाँ पे 300 से 400 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है। तो सभी लोग इस सेशन को लाइक करके बताएंगे कि कौन कौन से साथी आज के इस सेशन में भरपूर रूप से आनंद प्राप्त किए हैं। सभी लोग लाइक करके बताओ भाई। और खत्म होने से पहले क्लास 2000 से कम लाइक नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में से क्वेश्चन क्या पूछा? आसान सा क्वेश्चन
निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की पंचायतन शैली में निर्मित है? अभी पहले मैंने क्वेश्चन बता दिया था, मैंने पहले ही क्वेश्चन बता दिया था आपको कि कौन सी आपकी जो मंदिर है वास्तुकला की पंचायतन शैली में निर्मित है। बृहदेश्वर मंदिर, दशावतार मंदिर, सूर्य मंदिर, आपकी काशी विश्वनाथ मंदिर। तो अभी मैंने क्या बोला था कि गुप्त काल के दौरान जो दशावतार मंदिर है जो देवघर में स्थित है, वो देवघर, सुखी पंजाबन, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। ये समझिए, आप लोग कोशिश करिएगा कि दशावतार मंदिर जो आपके देवघर में स्थित है गुप्त काल के दौरान बनाया गया था, उसी की जो शैली है वो कौन सी शैली आपकी वास्तुकला की पंचायतन शैली है। कौन सी शैली है? पंचायतन शैली। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए आप लोग, ये देखिए क्वेश्चन आसान सा पूछा है। क्या पूछा है भाई कि मोतीलाल नेहरू और 8 अन्य कांग्रेस नेताओं ने भारत के संविधान की, भारत के जब हम संविधान की बात करते हैं, प्रारूप कौन से वर्ष में तैयार किया गया था? इसका आंसर क्या होगा? एक बार जितने भी साथी इस सेशन को लाइव देख रहे हैं, सभी लोग एक साथ मिलकर जितना ज्यादा लाइक कर सकते हो आप लोग करके बताइए, क्योंकि अब आपकी क्लास मैक्सिमम 7 से 8 मिनट की बची हुई है। और आप ये करके बता दो, इतिहास बना दीजिए, आप लोग ये करके दिखा दीजिए कि 2000 से कम लाइक में इस क्लास को खत्म नहीं होने देना है। इस क्लास की गरिमा को बढ़ाना है, इतिहास बनाना है। और मैंने 2000 का टारगेट दिया कि 2000 लाइव बच्चे आज के सेशन में चाहिए। तो सभी बच्चे इस सेशन को शेयर करेंगे और डेली रात को 10 बजे एसएससी एग्जाम्स बाय एग्जामपुर पे आपको आना है। डेली रात को 10 बजे हिस्ट्री और इकोनॉमी की क्लास में आना है, 11 बजे इंग्लिश की क्लास में आना है, 12 बजे आपके क्या बोलते हैं रीजनिंग की क्लास में आना है, 12:30 बजे मैथ्स की क्लास में आना है। जिस तरीके से आपका यहाँ पे टाइम टेबल शो हो रहा है उस तरीके से आपको सारी क्लास में आना है। और सभी लोग पहले एक बार शेयर करो, आप लोग ऐसे मजा नहीं आ रहा है, लाइक करके बताइए फटाफट। चलिए, नेहा सिंह राजपूत, बहुत बहुत धन्यवाद। आंसर तो दिख रहा है, क्या दिख रहा है आंसर? चलिए, आंसर दिख रहा है तब भी कोई नहीं, आप अपने से बताने की कोशिश कीजिएगा। अभी एक बार कमेंट करके बताना आप लोग कि किसको किसको आज के सेशन में थोड़ा मजा आया। बहुत दिनों से आप लोग भी धीरे धीरे करके चीजों को पढ़ रहे थे, आज थोड़ा सा मैंने बोला कि एक बार क्या कर देते हैं, जोश आप लोगों के अंदर ला देते हैं। तो आप सभी साथी बताएंगे कि कौन कौन से लोग इस सेशन को, मतलब आज थोड़ा सा आप लोगों के अंदर जो जगा हुआ था सब आ गया, किसको किसको मजा आया और किसको किसको बुरा लगा, ये बताइए आप लोग। चलिए, कनिष्क का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग सेशन को शेयर करेंगे। ये 810 815 आपकी संख्या नहीं है, आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हो? आप लोग 813 तो आप लोगों की लेफ्ट हैंड का काम होता है, बाएं हाथ से आ जाता है 813 14, ठीक है ना? सभी लोग एक बार इस सेशन को शेयर करेंगे शानदार तरीके से, ठीक है? बहुत मजा आ रहा है ना? सभी लोग लाइक करेंगे। और मैं अभी भी उम्मीद को नहीं छोड़ रहा हूं, हमें अभी भी पूरा विश्वास है कि ये सेशन 2000 के पार जाके रुकेगा, ये सेशन 2000 के पार जाके रुकेगा। तो सभी लोग इस सेशन को शेयर कीजिए। तो मोतीलाल नेहरू और 8 अन्य कांग्रेस नेताओं ने संविधान का प्रारूप कौन से साल में तैयार किया था? 1928 में। और उस रिपोर्ट को किसके नाम से जाना जाता है? उस रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 आपका क्या पूछा है? बोला कि मुगल दरबार के वृतांत कौन सी भाषा में लिखे गए थे? मुगल दरबार के जो वृतांत है, चलिए बहुत बढ़िया, मजा आया ना? मजा आ रहा है ना? अभी टाइम है, 9 मिनट टाइम है, कहां छोड़ के भाग रहे हो? हमें छोड़ के कहां जाओगे? जहां जाओगे हमें पाओगे। विपिन श्रीवास्तव, थैंक यू सो मच ब्रदर। जी जी जी, मंडे से फिर से चलेगी मामला वैसे ही जैसे होता था भाई। सभी लोग शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। नेहरू रिपोर्ट 1928 में। चलिए, निवेदिता त्रिपाठी, ममता, बहुत बहुत धन्यवाद बहन, इतना ज्यादा ख्याल रखती हो। सर ऐसा करिए कि आंसर दिख जाए, आंसर दिख जाए। चलिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। सभी लोग लाइक करो सेशन को जल्दी से फटाफट, हमको 2000 लाइक से कम बर्दाश्त नहीं है। और ये 800 के ऊपर से जाके, जैसे नहीं होता कि 815 तक जा रहे हो आप लोग, उसके बाद जाते जाते गिर जा रहे हो, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? आप लोग गिर क्यों जा रहे हो ये बताइए। मतलब आप अपने आप को कमजोर समझते हो। आपको अगर कोई कमजोर समझे तो आप उसको क्या बताओगे? आप दुगुना मेहनत करके बताइएगा कि नहीं उसको। तो आप सभी लोग एक बार सेशन को शेयर करके सबको बताइए कि नहीं, अभी हम लोग थके नहीं है, अभी हम लोग रुकेंगे नहीं, जब तक इस सेशन को नहीं पार पहुंचाएंगे तब तक नहीं रुकेंगे। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। सभी लोग शेयर करेंगे भाई, कोई भी रुकेगा नहीं। तो मुगल दरबार के जो आपके वृत्तांत थे वो कौन सी भाषा में भाई? फारसी भाषा में लिखे गए थे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए आप लोग। 1938 और 39 की जब हम बात करते हैं तो किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था?
किसको चुना गया था, ये आंसर बताइए। किसको 1938 और 1939 के आपके अधिवेशन में, 1938 में हरिपुरा अधिवेशन, 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन, इन दोनों में से किसको देखा जा रहा था? ठीक है, आंसर नहीं दिखेगा, देखिए आप लोग नहीं दिख रहा आंसर, आप बताइए आंसर। चलिए निशु, बहुत बहुत धन्यवाद। नींद तो भगा दूंगा मैं, नींद की तो समझ जाओगे ऐसी तैसी हो जाएगी आप लोग। आद्विका सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। आद्विका दिख रहा है, मैसेज दिख रहा है बाबू, परेशान मत होइए। आद्विका दिख रहा है आप लोगों को। चलिए, उस शख्स का नाम क्या था आपके? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने दोनों बार आपकी क्या करी थी? अध्यक्षता करी थी। और 1939 में जाते जाते इनके जो प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ, उस प्रेसिडेंट में महात्मा गांधी ने अपने प्रतिनिधि के तौर पे, बहुत बढ़िया भाई, अब मामला धीरे धीरे चल रहा है, 830 के ऊपर मामला जा रहा है। अब हमको लगता है कि थोड़ा सा आप लोग जगे हो, सभी लोग एक बार इस सेशन को शेयर कीजिए, हम अपने आंकड़े को अचीव कर सकते हैं। एकदम ऐसे मामला दिखाएंगे राष्ट्र में विक्ट्री वाला, अगर आपने पार करा दिया 1000 तो सभी लोग करिए आप लोग। तो सुभाष चंद्र बोस 1939 आते आते, 1939 आते आते महात्मा गांधी के साथ उनका क्या हो जाता है? मतभेद हो जाता है, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेज होता है। महात्मा गांधी ने प्रेसिडेंट के चुनाव में अपने प्रतिनिधि के रूप में पट्टाभी सीतारमैया को यहां पे उतार दिया। अपने चुनाव में पट्टाभी सीतारमैया यहां पे चुनाव पे उतर गए। अब वहां पे सुभाष चंद्र बोस ने उनको कांग्रेस उसको हरा दिया, सुभाष चंद्र बोस जीत गए। महात्मा गांधी ने बोला कि नैतिक रूप से अगर हम बात करें तो ये जीत आपकी, ये हार आपकी पट्टाभी सीतारमैया की नहीं है, ये हार व्यक्तिगत रूप से मेरी है। अब इस बात को सुभाष चंद्र बोस समझ गए थे कि कांग्रेस के अंदर रह के महात्मा गांधी से बैर तो फिर मामला ठीक नहीं बनेगा। बाद में उन्होंने दबाव में आके कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और एक नई पार्टी बनाई जिसको फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। इस तरीके से आपको समझने की जरूरत है। तो आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन में? 22 का बी हो जाएगा। 23 देखिए आप लोग, 23वां क्वेश्चन। अब ये भी क्वेश्चन पूछने की बात है भाई। मोहिनी अट्टम एक पारंपरिक नृत्य है। मोहिनी अट्टम की बात करें तो एक ट्रेडिशनल आपका डांस है। इस नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी? इस नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी? जो मोहिनी अट्टम की बात करें, पूजा बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हाँ ठीक है अमरजीत, आंसर बताइए। फिर से 840 से नीचे आ गए ना आप लोग, यही दुख की बात है। मतलब आज तुम लोग नहीं पार कराएगा 2000, सीधे बोल दो ना कि भैया नहीं पार कराएंगे, और क्या बात है, नहीं कराएंगे तो सीधे बोल दीजिए। कैसे सो गए? सबको बोल दो जो जो सोया हुआ है कि रात को 10 बजे मत सोया करो, क्योंकि एसएससी एग्जाम्स में एग्जामपुर पे प्रबल सर आते हैं। उनको ये बात बता दिया करो कि रात को सोया मत करो, 10 बजे उठ जाया करो। थोड़ा सा मेहनत कर लोगे, इस बार जिंदगी पार हो जाएगी, सभी बच्चों का कल्याण हो जाएगा। सभी लोग, कोई भी मत सोइए, कोई भी नहीं सोएगा भाई। सभी लोग सेशन को शेयर लाइक करेंगे। एक बार लाइक करके बताओ तो कितना ज्यादा लाइक कर सकते हो आप लोग, थोड़ा सा देखते हैं कितना ज्यादा लाइक कर सकते हो आप। और ये अपना 850 से ऊपर नहीं जाएगा आंकड़ा, मतलब फिक्स कर दिया आप लोगों ने कि भैया मैक्सिमम 850, उससे ज्यादा नहीं जाएगा क्या? बताइए आप लोग। ये मोहिनी अट्टम कहां का है? केरल। 840 से नीचे तुम लोग गिर जा रहा है भाई। जिंदगी में थोड़ा प्रगति करो, बहुत प्रगति करो, लेकिन हमेशा करो। और सबसे बड़ी बात होती है कि एक ऊंचाई तक पहुंचना, और सबसे बुरी बात होती है उस ऊंचाई से वापस आना। तो उसी इंसान को अच्छा बोला जाता है कि जो उस ऊंचाई पे पहुंचने के बाद उस ऊंचाई को मेंटेन करके रखे। और आप लोग क्या कर दे रहे हो? 850 तक जा रहे हो, फिर से धमाक से गिर जा रहे हो। हमारे जितने भी पुराने चीते हैं, शेर है, शेरनिया है, सब कहां है भाई? कहां सो गए तुम लोग? सभी लोग एक बार शेयर करेंगे। 850 का आंकड़ा छू के फिर से आप लोग वापस आ गए। और जितने भी साथी इस एसएससी एग्जाम्स बाय एग्जामपुर चैनल को देख रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है, तो फोन को उठा के लाइक करो सबसे पहले, और लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जितना ज्यादा करोगे हमें लगेगा कि उतना ज्यादा आपने हमें प्यार दिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। केरल में मोहिनी अट्टम आपको देखने को मिलता है। जून 2019 में, गलत क्वेश्चन भाई, करंट अफेयर वाला आ गया है भाई। महात्मा गांधी ने कौन से वर्ष में चंपारण सत्याग्रह की जब हम बात करते हैं, महात्मा गांधी ने किस वर्ष में चंपारण सत्याग्रह का आरंभ किया था? वो साल कौन सा था? ठीक है ना? कौन सा आपका साल था? तो महात्मा गांधी ने कौन से वर्ष में चंपारण सत्याग्रह का आरंभ किया था? तो वर्ष कौन सा था भाई? तो साल था 1917।
वो साल कौन सा था? 1917, 1915 में आए। 1916 में उनको पहली बार उन्होंने बीएचयू के ओपनिंग सेरेमनी में पार्टिसिपेट किया। उसके बाद क्या बताया जाता है कि 1916 के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल से वो मिले और राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पे वो कहां पहुंच गए? चंपारण पहुंच गए। उसके बाद 1917 में वहां पे चंपारण में वहां पे उन्होंने क्या करा? तो जो 3 कठिया व्यवस्था था, जो बगान मालिकों के द्वारा जिस प्रकार के आपके जबरदस्ती वहां पे किसानों के साथ जो टॉर्चर किया जाता था, उसके विरोध में महात्मा गांधी वहां पे पहुंचे और किसानों के समर्थन में उन्होंने काम किया। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1917। आंसर क्या हो जाएगा? 1917 हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन देखिए, टेराकोटा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध जो विष्णुपुर है कहां पे स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहां पे स्थित है? वेस्ट बंगाल में स्थित है। 27 देखिए आप लोग, क्वेश्चन क्या पूछा आपका? क्वेश्चन पूछा निम्नलिखित में से, अब ये देखिए करंट अफेयर इसको हटा दीजिए। 28 देखिए आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सी जगह चिकनकारी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी जगह चिकनकारी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है? आंसर हाँ, पीडीएफ मिल जाएगा, परेशान मत होइए, पीडीएफ अभी अपलोड करा देंगे, परेशान मत होइए आप लोग। एमटीएस आज से ही आपका शुरू हो गया। डेली रात को 10 बजे, डेली रात को 10 बजे आप एसएससी एग्जाम्स बाय एग्जामपुर पे आ सकते हैं अगर आपको हिस्ट्री और इकोनॉमी पढ़ना है। तो चिकनकारी कढ़ाई की बात करें तो ये कहां के लिए प्रसिद्ध है आपके? तो आंसर हो जाएगा चिकनकारी कढ़ाई आपके लखनऊ में प्रसिद्ध है। कहां पे भाई? लखनऊ में प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए आप लोग, नागरिकों को दिया जाने वाला जो आपका सर्वोच्च भारतीय सम्मान है जिसको भारत रत्न बोला जाता है, भारत रत्न पाने वाला जो पहला गैर भारतीय था उसका नाम क्या था? आंसर बता दीजिए आप लोग। नॉन इंडियन जो था, गैर भारतीय जो पहला शख्स था जिसको भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ था, उनका नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बता दीजिए जल्दी से आप लोग। सब अच्छा जॉब होता है आकांक्षा, दूसरे किसी की भी नहीं सुनना है, केवल आप अपनी सुनिए और सिलेक्शन लेना है, बस ये मकसद से तैयारी करो। आप दूसरों की मत सुनो कि क्या नहीं होता है, क्या अच्छा होता है। ये सरकारी जॉब है, आपके मिनिस्ट्री के अंदर आपको काम करना है, ऑफिस के अंदर है, इसमें कोई भी बुरा नहीं होता। जिसका नहीं होता है वो सबको समझाते रहते हैं कि ये बुरा है वो बुरा है। जिसके साथ बहुत बुरा होता है वो दूसरे को भी बुरा बुरा बोलते रहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? सीमांत गांधी, अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। क्वेश्चन में 30 देखिए आप लोग क्या बोला जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी काकोरी रेल लूट कांड में शामिल नहीं था? उनका नाम क्या था? एक बार बता दीजिए आप लोग। पीडीएफ आपको सेंड करते, आज पीडीएफ सेंड करेंगे, ऐसे तो पीडीएफ में देता नहीं था लेकिन आज सेंड करूंगा, ठीक है ना, परेशान मत होइए आप लोग। एक बार सभी बच्चे जितनों भी इस क्लास को अभी तक लाइक नहीं करा है, सभी लोग, यार एक चीज हमें आज तक नहीं समझ में, सलाह हमारी इतनी क्लास में इतना डिसलाइक क्यों मिलता है भाई? मैंने किसका बुरा कर दिया है? चलिए ये क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बता दीजिए। कौन स्वतंत्रता सेनानी काकोरी रेल लूट कांड में आपका शामिल नहीं था? तो चंद्रशेखर आजाद थे, रामप्रसाद बिस्मिल थे, अशफाक उल्लाह खान थे। उनमें से रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान, इन दोनों को क्या करी गई थी? फांसी की सजा दी गई थी। क्या दी गई थी? फांसी की सजा। भगत सिंह बाद में जुड़े थे HSRA से और चंद्रशेखर आजाद तो थे लेकिन वो आपके फरार हो गए थे। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या है आपके? भगत सिंह। करेक्ट आंसर क्या है आपके? भगत सिंह। तो इस बात को आपको समझने की जरूरत है। तो आज का ये सेशन आपको कैसा लगा सभी लोग बताइएगा। अगर आप एसएससी एमटीएस की तैयारी करते हैं, एसएससी एमटीएस की अगर आप तैयारी करते हैं, एसएससी एमटीएस की तैयारी करते हैं तो डेली रात को 10 बजे अलार्म लगा लीजिए, अपने घड़ी में नोट कर लीजिए। डेली रात को 10 बजे एसएससी एग्जाम्स बाय एग्जामपुर चैनल पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, बाय एग्जामपुर चैनल पे जुड़ सकते हैं। और आप, मेरा नाम अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो मेरा नाम क्या है भाई? कुमार प्रबल। इस बात को देख लीजिए आप लोग, बहुत सारे बच्चे बाद में नाम पूछते हैं, तो मेरा नाम ये है। मैं आपको क्या पढ़ाता हूं? हिस्ट्री पढ़ाता हूं, इकोनॉमी पढ़ाता हूं, तो यहां पे आ सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से कल, और आप लोगों ने इतना प्यार दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी बच्चों को ये क्लास पसंद आई है, सभी साथी एक बार इस सेशन को लाइक करके बताएंगे। और प्रयागराज, आपको पता है इलाहाबाद का नाम चेंज करके प्रयागराज, और इलाहाबाद अल्लाह का नाम किसने दिया था? अकबर ने नाम दिया था, आपको पता है। तो इस प्रयागराज में 7 फरवरी को 11 बजे आपके सभी सुपरस्टार सर और मैम लोग आपसे मिलने के लिए जा रहे हैं, तो आप भी उसमें आइए।
और अपना ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए, प्यार पाइए। और सभी लोग ऑफलाइन कमेंट करके बताएंगे कि किस तरीके का आपको क्लास कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो कमेंट करके बताना, बुरी लगी तब भी बताना। और ज्यादा से ज्यादा लाइक करके जल्दी से बताइए कि कौन कौन से बच्चों को ये सेशन पसंद आ गया। जितने भी साथी सेशन को लाइक करेंगे मैं समझूंगा कि उतने बच्चों को ही ये सेशन पसंद आया है। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए एसएससी एग्जाम्स पे एग्जामपुर को सब्सक्राइब करके अपना गुरु दक्षिणा दीजिए। और फिर मिलते हैं 10 बजे फिर रात को, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों।